नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 71st होने वाली है आपको सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में। जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका टेस्ट सीरीज नंबर हम लोग 9 को कवर कर रहे हैं, जो कि आपका खान सर का यह टेस्ट सीरीज है। इस बुक में देखिए टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जो कि सभी जो है आपके नए परीक्षा प्रारूप पर पूर्णतः आधारित है। तो यह 9वां नंबर का यह प्रैक्टिस सेट है हमारा। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी टेस्ट सीरीज 71st करके। वहाँ पे आपके सभी 9 प्रैक्टिस सेट जो हैं टेस्ट सीरीज जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रैक्टिस सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम में जो है प्रैक्टिस सेट का अपना अलग ही महत्व होता है। तो चलिए पहला नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? वो कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो कांग्रेस पार्टी 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जो है यह 1936 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने यह सर्वप्रथम प्रस्तुत किया कि संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार आया। ठीक है, स्वतंत्र भारत के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी। दूसरा नंबर का प्रश्न है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लॉर्ड वेवेल ने जो है 12 अगस्त 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था, और जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर के प्रश्न का। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। तो 1947 से पहले 1946 तक जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को कहा जाता था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस। 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार देश में पूर्ण स्वराज दिवस अथवा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और अगले 18 वर्ष तक इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। फिर देश को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। तो इस प्रकार से इसका जो है पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को कहा जाता था 1947 से पहले। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का प्रश्न का। चौथा नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्याचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जो कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जिसने भारत की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर चलने वाले कैबिनेट के रूप में कार्य करने के लिए बदल दिया, और इस कैबिनेट में 6 साधारण सदस्य थे। तो इस प्रकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 5वां नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 5वां नंबर का प्रश्न है। पहला जो है आपका शारदा अधिनियम है, दूसरा नेहरू रिपोर्ट है, तीसरा साइमन कमीशन है, चौथा आपका डांडी मार्च है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो आपका साइमन कमीशन का गठन हो जाएगा, दूसरा नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा, तीसरा शारदा अधिनियम हो जाएगा, और चौथा जो है आपका वो डांडी मार्च हो जाएगा। इस प्रकार से 3 आपका होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 4 इसका जो है सही कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया हुआ है, 3, 2, 1 और 4। तो यह देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है 3, 2, 1 और 4। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए इसका जो है व्याख्या दिया हुआ है, शारदा अधिनियम कब आया और नेहरू रिपोर्ट कब आया है। देखिए शारदा जो है 1929 में चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेट एक्ट पास हुआ, 1928 को नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान के साइमन कमीशन का गठन जो है वो 1919 में
पुनः सुधारों के लिए एक विधिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1930 तक चला। ये आपका डांडी मार्च हो गया। तो ये सभी आपका जो है इससे रिलेटेड आपका व्याख्या दिया हुआ है। तो अगर आपको व्याख्या भी चाहिए और ये पूरा PDF बुक का चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। छठा नंबर का प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 2 दोनों इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी छठा नंबर के प्रश्न का सही आंसर है। और देखिए इसका फिर वाइकोम सत्याग्रह के बारे में बताया हुआ। तो जैसा कि बताया आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सावधानीपूर्वक आप व्याख्या को घर पे आराम से पढ़ सकते हैं, बैठ के बना सकते हैं क्वेश्चन को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक जो है सर विलियम जोन्स था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का प्रश्न का। 8वां नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत में जो पहला नगर निगम जो है 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1876 में आपका कलकत्ता के नगर निगम और 1888 में बॉम्बे थे। तो 1688 मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला नगर निगम। 8वां नंबर का प्रश्न का 9वां नंबर है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? तो यह कथन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा के बहस में कहा था। उपरोक्त ये सभी कथन जो है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर के प्रश्न का। 10वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है वो कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए हैं। बाकी ये सभी जो है अध्यक्षता किए हैं लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 10वां नंबर के प्रश्न का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है भूदान आंदोलन वर्ष में आरंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो है वर्ष 1951 में आरंभ किया गया था। इस प्रकार से जो है 1951 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और किनके द्वारा? संत विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन शुरुआत किया गया था। तो 11 नंबर का डी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर का प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? तो यह जो है अल्लूरी सीताराम राजू। किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया था? तो यह अल्लूरी सीताराम राजू को। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के प्रश्न का। 13 है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो किसने प्रयोग किया था? तो वो अरबों ने प्रयोग किया था। किसने? अरबों ने किया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है कि वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो वो राजा का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक जो है दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। इस कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ऑप्शन नंबर ए 14 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 15 है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलाफा घोषित किया था? तो खलाफा जो है किसने घोषित किया था? तो वो किया था मुबारक खिलजी ने। तो मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है खलाफा घोषित किया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 15 नंबर का प्रश्न का। 16 नंबर आपका देखिए कथन और रीजन से संबंधित प्रश्न है कि कथन आपका दिया हुआ है कि इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्णिम सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। तो ये कथन तो आपका असर्शन सही है। और मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था
तो ये आपका जो है आपका आर जो है गलत है, यानी रीजन गलत है। इस प्रकार से ये सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का प्रश्न का। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न। देखिए कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो कहाँ मिलता है, वो हम्पी में मिलता है। तो हम्पी यानी कि हम्पी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं अवशेष जो है, ठीक है। विजयनगर के अवशेष जो है आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 17 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थीं, और सही उत्तर को चुनना है। तो वो जो है कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में और भविष्यवाणी में, ये सभी में जो है महिलाएं जो है निपुण थी चारों में। तो 1, 2, 3, 4 चारों जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे एक क्या थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ वैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है वो सर्वेक्षण के लिए जो है भारत में प्रागैतिहासिक स्थानों पर जो है सर्वेक्षण किया था उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर के प्रश्न का। और उन्हें जो है भारतीय पूर्व इतिहास का पिता भी माना जाता है, और वर्ष 1887 में भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निर्देशक भी बने थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 20वां नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मांडी शहर जो है, मांडी स्थल जो है वो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है मांडी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर के प्रश्न का। 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जो है चतुष्टवोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। तो प्रचलित जो हुई थी प्रथा चतुष्टवोत्तर काल में वो था आपका आश्रम व्यवस्था। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी जो है आश्रम व्यवस्था जो है आपका प्रचलित हुई थी चतुष्टवेदोत्तर काल में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 21 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है, वो है आपका तृष्णा रूपी अग्नि का समन जो है वो एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 22 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो किस अधिनियम ने, वो है 1813 का चार्टन अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 23 नंबर के प्रश्न का। 24 नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। तो केंद्रीय जो है विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन, तो वो हुए थे आपके 1926 का और 1945 का। 1926 और 45 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी, ए और सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 है कथन और रीजन से संबंधित प्रश्न। तो कथन है कि वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। तो ये तो आपका कथन सही है असर्शन। और रीजन क्या दिया हुआ है कि वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो ये रीजन जो है सरासर गलत है। तो इस प्रकार से जो है कथन सही है पर कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर के प्रश्न का। 26 नंबर का प्रश्न देखिए कि अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन से सही रूप से मेल खाता है या खाते हैं। एक तरफ है सदस्य और दूसरी तरफ है पोर्टफोलियो प्रमुख। तो आई चंडीगढ़ जो है वाणिज्य पोर्टफोलियो प्रमुख थे, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। जोगिंदरनाथ मंडल कानून से, ये भी आपका सही है। और सरदार पटेल गृह सूचना और प्रसारण से, तो ये भी सही है। तो तीनों जो है सही मेल खाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 26 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर का प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अंश सदस्य थे। तो कितने अंश सदस्य थे दोस्तों, तो वो थे अंश सदस्य जो थी संख्या वो 7 थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, 27 का 7। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो अध्यक्ष थे।
और 7 जो सदस्य हैं वो देखिए आपका दिए हुए हैं, 7 सदस्य का नाम। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो लक्षण कौन सा है? वो है आपका संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यह जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में जो है समान रूप से पाया जाता है, इक्वल रूप से। सो ऑप्शन नंबर डी 28 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो यह रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को। सो ऑप्शन नंबर ए 29 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान का प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो वो है आपका जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है प्रस्तावना के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर के प्रश्न का। 31 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो है भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास है ये अधिकार। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर के प्रश्न का। 32 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। पहला जो है आपका क्या है कि जनहित याचिका यानी PIL अधिहस्ती लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करता है, तो ये आपका सही है। जनहित याचिका PIL में पत्रक काव्य यानी कि EPS टोलरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन के बीच जो है संबंध जो है सही है, तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर के प्रश्न का। 33 नंबर है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किस में निहित है? तो वो है संसद के पास निहित है वृद्धि करने का शक्ति न्यायाधीशों की संख्या में। इस प्रकार से 33 का आपका बी करेक्ट आंसर है संसद। 34 है यदि केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा? तो वो जो है मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा यदि केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद है तो। इस प्रकार से 34 का सी मूल अधिकार क्षेत्र करेक्ट आंसर है। 35 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? तो भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, तो ये सिर्फ का स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं? तो भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दूसरा है किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर के प्रश्न का। 37 नंबर का प्रश्न देखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो किस निधि से? वो राज्य की समेकित निधि से जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, राज्य के संचित निधि पर भारित होंगे यानी कि राज्य के समेकित निधि से। 37 के बाद 38 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं? तो राज्य सरकार द्वारा लगाया वो वसूल किया जाता है। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया वो वसूल किया जाता है, तो ये आपका जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। और का विनियोजन जो है संघ सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो दोनों में से कोई भी जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट है 39 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो वो जो है आपका राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन होने का आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से बी केवल 1 और 3 जो है इसका राइट आंसर है। बाकी राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना ये काफ़ी आवश्यक है, ठीक है।
तो 39 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर का प्रश्न कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वित्त आयोग के कार्य हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं, तो सिर्फ 2 कार्य हैं कि प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना और सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, ये जो है आपके वित्त आयोग के कार्य हैं। तो इस प्रकार से 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 नंबर के प्रश्न का। बाकी ये दोनों कार्य जो हैं वित्त आयोग के कार्य नहीं हैं, पहला और चौथा। 41 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस निकाय या किन निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का, योजना आयोग का, क्षेत्रीय परिषद का, ये तीनों का जो है उल्लेख संविधान में नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर के प्रश्न का। 42 नंबर का प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। तो आधार वर्ष होता है कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, तो वो राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष होता है। इस प्रकार से 42 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 43 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो यह मूलतः जो है किसने, अगस्त कॉम्टे ने इसे प्रतिपादित किया था, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत। तो अगस्त कॉम्टे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हें समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, उन्होंने तत्ववाद के विचार का प्रतिपादन किया। ठीक है, किसने, अगस्त कॉम्टे ने। नेक्स्ट है 44 नंबर का प्रश्न कि ताड़ तेल यानी कि पॉम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो पॉम ऑयल जो है ताड़ तेल, लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है और ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। ये दोनों जो है आपका पॉम तेल के संदर्भ में ट्रू स्टेटमेंट है। तो केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर के प्रश्न का। 45 नंबर का प्रश्न देखिए कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है आपका पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को प्रभाविता पर निर्भर करती है। तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है। पूंजी निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। क्या है, निवेश जो है वो पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। तो 1 और 2 दोनों जो है आपका पूंजी निर्माण के संदर्भ में सही कथन है। 45 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न देखिए कि वंशागत संपत्ति के बिक्री पे लगता है, कौन सा कर लगता है, उस पर जो है पूंजी लाभ कर लगता है। ठीक है, तो पूंजी लाभ कर जो है वो वंशागत संपत्ति के बिक्री पर लगता है। तो पूंजीगत लाभ कर यानी ऑप्शन नंबर बी 46 का करेक्ट आंसर है। 47 नंबर है नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य या राजसंघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। तो इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है। तो वो अग्रणी राज्य नहीं है, वो है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात इसमें नहीं है, बाकी केरल है, हिमाचल है और तमिलनाडु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गुजरात जो है 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। क्या है, आर्थिक मंदी के समय। तो आर्थिक मंदी के समय जो है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना जो है वो सर्वाधिक संभावना होती है कदम उठाए जाने की। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 48 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न देखिए कि प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। तो प्रधानमंत्री वाणी योजना का जो संबंध है वह है सार्वजनिक स्थल पर वाईफाई की उपलब्धता से। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 49 का करेक्ट आंसर है। वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है और इस योजना को 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर के प्रश्न का। 50 है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। तो विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड को कुछ शर्त के साथ विदेशी संस्थागत निवेश को
और वैश्विक निक्षेपागार यानी डिपॉजिटरी प्राप्तियां को, अनिवासी विदेश जमा को जो है हम लोग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 नंबर के प्रश्न का। 51 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी एक संस्था जो है ब्रेटन वुड्स संस्थानों से जो है संबंधित नहीं है। ब्रेटन वुड्स संस्थानों से, तो ब्रेटन वुड्स संस्थान से जो है संयुक्त राष्ट्र यूएन जो है वो संबंधित नहीं है। बाकी IMF जो है, विश्व बैंक भी है और WTO भी है संबंधित है। सी जो है आपका संबंधित नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 है कि भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो निर्यात आयात बैंक की स्थापना जो है 1982 ईस्वी 1 जनवरी को किया गया था। तो 1982 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 52 का। 53 है कि निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कौन नियंत्रित करता है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर के प्रश्न का। 54 है कि वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच यूरोपीय संघ के बाहर सदस्यों को एक साथ लाता है। तो फोरम का नाम है दोस्तों आपका द थ्री सीज इनिशिएटिव। द थ्री सीज इनिशिएटिव जो है वो यूरोपीय संघ के 13 देशों का एक मंच है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर, ब्लैक सागर के बीच यूरोपीय संघ के बाहर सदस्यों के एक मंच पर लाता है। और यह मंच ऊर्जा, परिवहन और डिजिटल क्षेत्रों में उनके भागीदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से द थ्री सीज इनिशिएटिव जो है 54 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 55 है गुरुत्व के अधीन विरामा अवस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय जो है t में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट d का विवरण किस में सही दर्शित है। तो वो जो है आपका इस ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका समय t में जो है विस्थापन d का विवरण जो है सही दर्शित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 55 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड, आपका प्लस साइंस से रिलेटेड अब आपका स्टार्ट हो गया है। 56 नंबर है कि निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो वो है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 56 नंबर के प्रश्न का। 57 है मात्र जो है सूची 1 में मात्र, सूची 2 में इकाई है, उसे सुमेलित करना है। तो उच्च वेग जो होगा आपका मैक डम्बी, दूसरा तरंग धैर्य जो होगा आपका एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। जिस प्रकार से दिया हुआ है इसी प्रकार से आपका सही मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर सी में 1, 2, 3, 4 आपका सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी 57 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कूट सी। 57 के बाद 58 है कि पेयजल में जो है गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं। इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। तो इसे जो है प्रस्फुरण गणक से की जा सकती है। किससे? प्रस्फुरण गणक से जो है इसकी पुष्टि की जा सकती है कि पेयजल में गामा उत्सर्जक जो है समस्थानिक है या नहीं। ठीक है, तो प्रस्फुरण गणक इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर के प्रश्न का। 59 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया। तो लेजर का आविष्कार किसने किया, वो किया थियोडोर हेराल्ड मैमन ने। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लेजर का जो है प्रयोग, लेजर का विकास किया था और मैमन को उनके आविष्कार के लिए एक पेटेंट भी दिया गया था। उन्हें अपने काम के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। तो 59 का ये इसका करेक्ट आंसर है। 60 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका जो है वो सही है। तो नवंबर 2006 में DRDO ने पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। पृथ्वी 2 एक थल से थल मिसाइल है और वह महानगरों पर हवाई हमलों से रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। पृथ्वी 2 से रिलेटेड सिर्फ कथन एक सही है, तो केवल एक कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर ए 60 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि यार्ड जिस प्रकार से इंच से संबंधित है तो उसी प्रकार से क्वाट जो है संबंधित होगा। तो क्वाट जो होगा वो किससे होगा, वो औंस से संबंधित होगा। तो औंस यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औंस। 62 नंबर है कि वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो वैद्युत आवेग का जो है एसआई मात्रक जो है वो है आपका जूल है, सॉरी कूलम्ब है। क्या है? कूलम्ब है, जूल नहीं है। वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक कूलम्ब है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 नंबर के प्रश्न का कूलम्ब। 63 है कि भूकंप किस कारण से आते हैं। तो भूकंप जो है आते हैं वो किस कारण से, वो विवर्तनिकता के कारण से, विवर्तनिकता के कारण से भूकंप आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 64 है कि विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि
तथा ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है। तो उस शाखा का नाम है आपका एकाउस्टिक्स। क्या है? एकाउस्टिक्स जो है वो ध्वनि के वह शाखा, विज्ञान की उस शाखा है जो ध्वनि तथा ध्वनि तरंगों का अध्ययन करता है। तो एकाउस्टिक्स ऑप्शन नंबर बी इसका 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 65 नंबर की अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, उसका द्रव्यमान जो है लगभग बराबर होता है। तो लगभग बराबर जो होता है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर जो है अल्फा कण के 2 धन आवेश बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 है कि कथन और रीजन वाले प्रश्न हैं। तो कथन ए यानी असर्शन दिया हुआ है आपका कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। तो ये आपका जो है कथन वो सही है। और रीजन क्या है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो रीजन भी आपका सही है और रीजन जो है कथन का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यानी स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 66 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न देखिए कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होगा। तो समान गुणधर्म जो है बेसिक और एसिडिक होगा तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का, यानी ऑप्शन नंबर ए 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो उसका नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है वो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका प्रयोग जो है प्रतिरोधक बनाने में होता है। 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम धातुओं से यह मिश्र करके यानी कि मिश्रित करके इसे तैयार किया जाता है। 69 है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। तो होता है एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट जो एक गहरा काला रूप है, यह जो है उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। यह बहुत कठोर होता है तथा इसमें नमी की मात्रा कम होती है और कार्बन की मात्रा जो है लगभग 95% होती है, यानी 95%। तो एंथ्रेसाइट ऑप्शन नंबर बी 69 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 70 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा। तब पानी का स्तर जो है वो घटेगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 नंबर के प्रश्न का। शुरू में लोहे की कीलें जो है नाव में होती है, इसलिए नाव का द्रव्यमान अधिक होता है और नाव की कील हटा दी जाए तो नाव का द्रव्यमान जो है कम हो जाएगा, इसलिए जल स्तर जो है नीचे गिर जाए क्योंकि अब पानी को विस्थापित कर देगा। 70 के बाद 71 नंबर का प्रश्न देखिए कि समुद्र के पानी का खारापन जो है समुद्र के पानी में साधारणतः नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा से निश्चित होता है। तो क्या होता है वो निश्चित जो है 1 किलोग्राम जो होता है, कितना 1 किलोग्राम। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 नंबर के प्रश्न का। देखिए समुद्री जल में नमक की मात्रा को लवणता द्वारा अंकित किया जाता है, जिसे 1 केजी समुद्री जल में घुल चुके नमक की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है और प्रति 1000 भागों में व्यक्त किया जाता है। 72 है कि भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है। तो वे जो हैं होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 72 नंबर के प्रश्न का। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को जो है वो आवर्त सारणी 4 में रखा जाएगा, यानी कि 2882, यानी 4 कक्ष मतलब कि चौथा आवर्त विन्यास है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 73 का। 74 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है। तो इसमें जो है कैल्शियम पाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये आपका रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए आपका CaSO4 हाफ H2O होता है। 75 नंबर है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की मशीनी जगत में उपयोग करने वाले को क्या कहते हैं। उपयोग करने को कहते हैं हम लोग बायोनिक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इस मशीनी जगत में उपयोग करने को बायोनिक्स कहा जाता है। 75 नंबर के प्रश्न का ए इसका राइट आंसर है। 75 के बाद 76 है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो अंगों के लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 76 का। ये सभी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। कथन दिया हुआ है कि अमीबा जो है विभंजक द्वारा जनन करता है। तो ये कथन सही है। और रीजन है कि सभी एक कोशिकीय जीव और लैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो रीजन भी सही है और कारण जो है जो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है।
तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए 77 का राइट आंसर है। 78 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। तो पहला आपका देखिए कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, ये आपका फॉल्स है। एक्सरे तकनीक वाल, ये आपका ट्रू है। और कोयला खनन, ये भी गलत है। रंगरेज और रंगसाज, ये भी गलत है, यानी कि केवल 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एक्सरे तकनीक है। 79 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है अस्थियाँ, दूसरी तरफ है नाम। तो ब्रेस्ट बोन जो है आपका स्टर्नम, दूसरा है आपका कॉलर बोन आपका हो गया क्लेविकल, तीसरा हो गया नी कैप आपका हो गया पैटेला, और लास्ट आपका जो बच गया वो बच गया आपका शोल्डर ब्लेड जो है स्केपुला। यानी कि 4 1 2 3 आपका जो है ये आपका कूट सही आंसर है। तो 4 1 2 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका सही कूट दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर का प्रश्न कि अंगूरों का अध्ययन है। तो अंगूरों का अध्ययन जो है वो दाक्षरा कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? दाक्षरा कृषि, यानी कि विटिकल्चर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर के प्रश्न का, विटिकल्चर। 81 नंबर का प्रश्न, यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को जो है एपोस्पोरी कहते हैं। तो एपोस्पोरी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 81 नंबर के प्रश्न का। 82 है कि दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो दांतों और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है? वो कैल्शियम फास्फेट जो है उपस्थित रहता है, या रक्त में भी होता है, और शरीर के अंदरूनी देखभाल में इसकी विशेष भूमिका होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 नंबर के प्रश्न का। 83 नंबर का प्रश्न है कि दांतों में उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। तो दांतों में उचित निर्माण के लिए जो है आयरन बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से लोहा आयरन, ऑप्शन नंबर ए इसका 783 का राइट आंसर है। 84 है कि एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है। तो है जाइमेज। कौन है? जाइमेज एंजाइम जो है वो रूपांतरित करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। सो 84 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 देखिए, किस प्रकार से ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? किस प्रकार के ज्वालामुखियों को? तो वो है आपका ढाल ज्वालामुखी को जो है पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए 85 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 86 नंबर, कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों से सही सुमेलित हैं? तो पहला है आपका क्षोभ मंडल, मौसमी संबंधित घटना, ये आपका सही सुमेलित है। समताप ओजोन परत, ये भी सही है। आयन मंडल जो पृथ्वी के सतह की ओर परावर्तित रूढ़ी तरंग, ये भी सही है। मध्य मंडल जो है ध्रुव ज्योति, ये आपका जो है फॉल्स आपका जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो केवल 1 2 और 3 सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 86 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है। 86 के बाद 87 नंबर का प्रश्न देखिए कि 18 टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का पहचान कीजिए कि यह वनस्पति जो है यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें काई, लाइकेन और बहुत छोटी झाड़ियाँ शामिल है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑल ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर सी 87 का करेक्ट आंसर है। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो काला सागर के तट पर जॉर्जिया स्थित है, टर्की स्थित है, बुल्गारिया स्थित है, लेकिन सीरिया स्थित नहीं है। सो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 88 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चीन जो है, चीन की राजधानी जो है संघाई नहीं बीजिंग है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, रूस का मॉस्को सही सुमेलित है। सो ऑप्शन नंबर ए 89 का राइट आंसर है। चीन की राजधानी क्या है? संघाई नहीं बीजिंग है। 90 है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका बिहू जो है असम में कल जो है लोक नृत्य सही है। ओनम जो है आपका, ओनम पर जो आंध्र प्रदेश का है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, आंध्र प्रदेश गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाकी पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, ये आपका सही है। तो 90 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनम जो है आपका वो आंध्र प्रदेश नहीं होगा दोस्तों। ओनम जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का? केरल का। 91 नंबर है कि लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का एक शहर है लातूर। 91 का बी इसका करेक्ट आंसर है। 92 है कि यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए गए
विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों यानी शहरों में से सही क्रम कौन सा है? जो वेस्ट से जो है आपका ईस्ट की ओर यात्रा करेगा तो सबसे पहले बीकानेर, उसके बाद अलीगढ़, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद नौगांव मिलेगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 एक निम्नलिखित में से किसे जो है केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है कन्याकुमारी को जाना जाते हैं केप कोमोरिन के नाम से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 93 नंबर के प्रश्न का। 94 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है निर्मित हुए हैं। तो भारत के अतिरिक्त जो है प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं वो पैलियोजाइक महाकल्प में। कहाँ? पैलियोजोइक महाकल्प में प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। सो 94 का बी इसका करेक्ट आंसर है। 95 है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 95 का करेक्ट आंसर है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच। 96 है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? क्या है? उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर, ठीक है। आपका सही अनुक्रम बताना है तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर उसका जावी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये जो है आपका नॉर्थ से साउथ की ओर सही अनुक्रम में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी 96 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 97 है रेड क्लिप रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिप रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 97 नंबर के प्रश्न का। 98 है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है वो जनसंख्या जो है संपूर्ण मानव जाति का जो है 17% जनसंख्या है, ठीक है। कितना? 17%। सो ऑप्शन नंबर बी 98 का करेक्ट आंसर है। 99 है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है? तो होंडू जलप्रपात जो है छोटा नागपुर पठार में है, और जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में है, और नोहसिंगी थियांग जलप्रपात जो है नागालैंड में। ये सही सुमेलित नहीं है, तो केवल 1 और 2 जो है सही जोड़ी सुमेलित है। तो 99 का ये इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आप सेट नंबर आपका 9 का 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रवासी पक्षी हैं? तो प्रवासी पक्षी जो है आपका हावासील है, राजहंस है और साइबेरियन क्रेन है। ये तीनों जो हैं आपके प्रवासी पक्षी हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 100वां नंबर का प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 101 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? अब करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गए हैं, तो है आपके कुल 3 तीन ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 3 ध्यानचंद पुरस्कार यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 101 नंबर के प्रश्न का। 102 है कि किस देश ने पेरेग्रीन 1 मिशन को लॉन्च किया है? तो देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका ने जो है पेरेग्रीन लैंडर 1 मिशन को लॉन्च किया है 8 जनवरी 2024 में फ्लोरिडा में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 102 नंबर के प्रश्न का। 103 है कि किस राज्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 आयोजित हुआ? तो आयोजित हुआ है हरियाणा में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 103 नंबर के प्रश्न का। 104 है कि प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 9 जनवरी 2015 को, जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो इस प्रकार से 9 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी 104 का करेक्ट आंसर है। 105 है कि किस राज्य सरकार ने योगश्री योजना शुरू की है? तो योगश्री योजना जो है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। तो WB यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है 105 नंबर के प्रश्न का। 106 है कि किस देश में यूनेस्को का 2024 में सत्र होगा? तो किस देश में होगा यूनेस्को का 2024 में सत्र? वो होगा आपका भारत में सत्र होगा, जो कि नई दिल्ली में हुआ था इसका बैठक। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 106 नंबर के प्रश्न का बी। 107 है कि किस राज्य के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 107 नंबर के प्रश्न का। 108 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज जिला में जो है वो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं, 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाएं हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 108 का करेक्ट आंसर है। 109 है कि स्वर्ण भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है स्वर्ण भंडार में भारत का विश्व में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप पहला स्थान कौन सा है दोस्तों आपका स्वर्ण भंडारण में? देखिए वो अमेरिका स्थान, और दूसरा जो है वो फ्रांस देश रहा है स्वर्ण भंडारण में, और भारत जो है 9वां स्थान पर है। 110 नंबर है किस राज्य में जो है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का 9वां संस्करण हुआ है?
तो वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश में जो है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का 9वां संस्करण का आयोजन। सो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 111 है कि किस राज्य में स्थित कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो किस राज्य में अवस्थित है, वो है आपका कर्नाटक में अवस्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 111 नंबर के प्रश्न का। 112 है किस देश के साथ भारत का साइक्लोन संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है, तो वो हुआ है मिस्र देश के साथ। सो ऑप्शन नंबर ए 112 का राइट आंसर है। 113 है कि किस राज्य के कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जायज सिटी नाम कर दिया गया है, तो वह उत्तर प्रदेश का जो है कासिमपुर रेलवे हॉल्ट स्टेशन का नाम बदलकर जो है जायज सिटी का नाम किया गया है। 114 के बाद 115 है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की घोषणा टेट मॉडर्न समारोह में हुआ, जो कहाँ आयोजित हुआ है, तो वो आयोजित हुआ है रसिया रूस में। सो ऑप्शन नंबर ए 114 का करेक्ट आंसर है। 115 है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किए थे किसान आंदोलन का नेतृत्व। सो 115 का आपका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद। ठीक है, 115 नंबर का बी। 116 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो जूट उत्पादक जिला जो है पूर्णिया कटिहार है, तो पूर्णिया ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी 116 का राइट आंसर है। 117 है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर निर्मित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है गंडक। 118 है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो पाइका नृत्य का संबंध जो है वो बिहार राज्य से। बिहार का एक पारंपरिक जो है लोक नृत्य है। इसमें जो है पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। सो बिहार ऑप्शन नंबर ए 118 का करेक्ट आंसर है। 119 है बिहार में जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या कितना है 38 है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब से शुरू किया गया था, तो यह अभियान शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 120 का। 121 है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी, तो वो हुआ था 11 अगस्त 1942 को। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942। 122 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो बिंदिया लिखी गई है रामनाथ पांडे के द्वारा, जो 1956 में लिखे थे। तो यानी कि रामनाथ पांडे ऑप्शन नंबर सी 122 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 123 है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी पर मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंदागिरी पर मंदिर जो है स्थित है वो कहाँ, बांका में स्थित है मंदागिरी मंदिर। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट आंसर है। दिगंबर जैन का प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर जो बिहार के बांका जिले में अवस्थित है। 124 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया, तो यह बिहार में 1 फरवरी 2014 से लागू किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लागू किए हैं। 125 है कि बिहार का प्रसिद्ध जो है सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, सिंहेश्वर मंदिर जो है वो मधेपुरा में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए 125 का करेक्ट आंसर है। 126 है कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है, तो 7 दिनों में जो है ग्राम पंचायत की बैठक जो है मुखिया के द्वारा बिहार में बुलाई जा सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए 126 का करेक्ट आंसर है। 127 है कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो है नारायण प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर बी 127 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 128 है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था, तो उनका संबंध बिहार के जगदीशपुर से था। सो ऑप्शन नंबर सी 128 का राइट आंसर है। 129 है कि भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की, तो पूर्वी की धा पुस्तक की रचना डॉक्टर जौहर जो है सूफियाबादी ने किया था। भोजपुरी उर्दू और हिंदी के अदब उस्ताद शायर हैं। तो इस प्रकार से 129 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है, तो इंद्र की पूजा जो की जाती है वो झिझिया नृत्य के माध्यम से जो है वो इंद्र की पूजा की जाती है वर्षा के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 है कि बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो पंचायत समिति के उप प्रमुख होता है सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष। सो ऑप्शन नंबर सी 131 का राइट आंसर है। 132 है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक थे।
मौलाना मजहरूल हक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 133 है, बिहार में किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो बिहार के किस नृत्य को, जुमाड़ी नृत्य को जो है वो गरबा के रूप में भी जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए जुमाड़ी इसका राइट आंसर है। 134 है, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? तो इस योजना का आरंभ जो नवंबर 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य था हर घर में बिजली पहुंचाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 नंबर के प्रश्न का। 135 है, किस देश का मून स्नाइपर अंतरिक्ष यान है? तो वह जापान देश का जो है मून स्नाइपर अंतरिक्ष यान है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका जापान करेक्ट आंसर है। 136 है, किस देश ने यूनाइटेड कप 2024 जीता है? तो यूनाइटेड कप 2024 जो है वो जर्मनी ने पोलैंड को हराकर जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए 136 का करेक्ट आंसर है। 137 है, किस राज्य सरकार ने 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा यानी वायु को शुरू किया है? तो वो है असम राज्य की सरकार ने 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा यानी वायु को शुरू किया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। 138 नंबर का प्रश्न जो है आपका मैथ से स्टार्ट होता है। तो 138 से लेकर आपको 150 प्रश्न जो है, टोटल 12 प्रश्न जो है खुद से आप इसको बनाइएगा। आपको अगर इस बुक का PDF चाहिए, तो सेट नंबर 9 का PDF चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 9 नंबर का आपका सेट समाप्त हुआ। फिर हम लोग सेट जो है 10 अगले वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।